Hello everyone, myself Dr. Saurav. Today we are going to discuss about Rakt Mokshan. So let's start about Rakt Mokshan. Rakt Mokshan is being derived with two words, that is Rakt plus Mokshan. It means bloodletting techniques. In this, vitiated or Dushit Rakt is taken out through various procedures. Synonyms of Rakt Mokshan are Rakt Nirharan, Rakt Sravan and Rakt Haran. तो बेसिकली रक्त मोक्षण का मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड से डिराइव्ड है, रक्त प्लस मोक्षण, जिसका मतलब होता है कि ब्लड लेटिंग टेक्निक्स. इसमें क्या होता है, विशिएटेड और दूषित रक्त इज टेकन आउट थ्रू वेरियस प्रोसीजर्स. लेट अस डिस्कस नाउ टाइप्स ऑफ रक्त मोक्षण. According to Acharya Sushrut, it has been classified into two types, that is Ashastranjit and Shastranjit. Ashastranjit has further been classified into four types and Shastranjit is being classified into two types. Ashastranjit is Shring, Jaloka, Alabu and Ghatiyant. In this, Rakt Mokshan is done without using any type of Shastra or surgical instruments. Shring is used for Vata Dushti. Jaloka is indicated in the case of Pitta Dushti plus Rakta Dushti. Alabu is indicated in case of Kap Dushti and Ghatiyant is indicated in case of Vata Dushti. Shastranjit is done by the use of surgical instrument or items. It is classified into two types, Prakshan and Shiraved. Prakshan means breaking and Shiraved means vein puncture. Let us discuss now about Jaloka in detail. Jaloka is termed as leech. The process of leech therapy is termed as hydrotherapy. Jaloka have sheath and madhur qualities. They are used for Pittaj and Raktaj Vyadhis. As water is its life, so it is called as Jaloka, or since it is habituated in water, so it is termed as Jaloka. Hirudinaria or Indian leech is the most common leech used for bloodletting techniques. The length of Jaloka ranges from 5 mm to 45 cm. Externally, medicinal leeches tend to have a brown and red stripe design on an olive color background. Let us discuss now about the types of Jaloka according to Acharya Sushrut. आचार्य सुश्रुत ने जलोका को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया है. वन इज शाविश दैट इज पॉइजनस इन नेचर एंड द अदर वन इज निर्विश दैट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर. पॉइजनस वाले जो लीचे होते हैं वो भी 6 तरह के होते हैं. दे आर कृष्ण, करबूरा, अलगर्दा, इंद्रयुध, सामुद्रिका एंड गोचंदना. अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स प्लस देयर फिजिकल अपीयरेंस, जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने शाविश जलोका का क्लासिफिकेशन किया है. कैसे हम पहचानेंगे कौन सा जलोका कौन सा टाइप का है. तो कृष्णा जो होता है वो कलर ऑफ पाउडर अंजन का होता है एंड इट हैज़ ब्रॉड एंटीरियर एंड. करबूरा हैज़ डायमेंशन लाइक मत्स्य, दैट इज मछली जैसा उसका डायमेंशन होता है एंड इट हैज़ सेगमेंटेड एब्डोमेन. वाइल अलगर्दा लीच इज हेयरी इन नेचर विथ लार्जर फ्लैंक्स ब्लैकिश इन कलर. इंद्रयुधा के बैक्स पे स्ट्राइप प्रेजेंट होते हैं. सामुद्रिका आर ब्लैकिश येलो इन कलर and they have marks like flower on back. Gochandana have lower and divided into two halves like scrotum of a bull. अगर कोई भी वैद्य गलती से शाविश जलोका लीच थेरेपी के लिए इस्तेमाल करता है तो उससे क्या मतलब दंश लक्षण हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स डेवलप कर सकते हैं पेशेंट में. शोथ, कंडू, मूर्छा, ज्वर, दाह, छर्दी एंड मद. दीज आर द फॉलोइंग सिम्टम्स या यू कैन से दीज आर द लक्षण जो एक कहते हैं पेशेंट में दिखता है अगर हम गलती से शाविश जलोका या लीच थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं. तो अगर शाविश जलोका यूज़ कर दिया और ऊपर जो हमने लक्षण पढ़े थे अगर वैसा कुछ लक्षण दिखता है तो उस केस में हम ट्रीटमेंट के लिए इन केस ऑफ इंद्रयुत जलोका दंश इट इज़ असाध्य और नॉन ट्रीटेबल और नॉन क्यूरेबल. अगर इंद्रयुत जलोका का दंश होता है तो उस केस में वो असाध्य, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है. अगर बाकी कोई जलोका का दंश होता है तो उस केस में महागत प्रयोग करते हैं फॉर पान, लेपन एंड नस्य. लेट अस डिस्कस नाउ अबाउट निर्विश जलोका. दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स. दे इंक्लूड कपिला, पिंगला, शंखमुखी, मूषिका, पुंडरीक मुखी एंड सवारिका. इनका भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग ही उनका भी क्लासिफिकेशन किया है आचार्य सुश्रुत ने. कपिला जो होते हैं उनके रेडिश फ्लैंक्स होते हैं विथ ऑयली ग्रेनिश ब्लैक. पिंगला आर रेडिश ब्राउन इन कलर and they have rounded body and they move quickly. Shankmukhi are brownish color with long sucker. Mushika are in shape and color like mouse.
Pundrikmukhi has a tip which is broad like lotus, colored like mugd. Savarika are colored like lotus leaves and are 18 angul long. आचार्य वाग्भट ने जलौका को टू टाइप्स में क्लासीफाई किया है, दैट इज मेल एंड फीमेल जलौका. पुरुष जलौका हैव हार्ड स्किन, बिग हेड विथ लार्ज पोर्शन and they are indicated in highly vitiated dosas and chronic diseases. While Stri Jaloka are delicate with thin skin, they have small sized head and they are indicated in Alpadosh and acute disorders. Nirvis Jaloka Kshetra, they are mostly found in Arab countries, South India, Central India and many in the regions of UP. Let us discuss now about Jaloka Grahan and Raksha Vidhi, that is collection and preservation of leech. They are caught whole by other charm, that is help of by other means, and they are stored in a big clean pot filled with tank water and mud. Powder of moss, dried meat and aquatic tubers are given for feeding, and they should be given for feeding every third day. The straw and leaves of aquatic plants are used for making bait for Jaloka, and the water should be changed every third day. Let us now discuss what are Prashast Jaloka or ideal leech, which are fit for leech therapy. So ideal leech or Prashast Jaloka have following features. They have a Maha Sharir, they are Balwan in nature, they are Shigripining, that is easily available, they have Maha Ashan and they are Nirvish in nature. Moving forward, let us discuss about indications of Jaloka or leech therapy. So leech therapy is mainly indicated in the case of gulm tumors, अर्श, विद्रधि, वात रक्त, गल रोग, नेत्र रोग, एक्ने वल्गैरिस एंड रक्तज एंड पित्तज डिसऑर्डर्स. सो इंडिकेशन जो आचार्य सुश्रुत ने बताया है जलौका का, सो मेनली इन सारे कंडीशंस में हम जलौका का इस्तेमाल करते हैं लीच थेरेपी के लिए. यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे कुछ फोटोज दिखा रखे हैं जहाँ पे लीच का एप्लीकेशन है एक्ने वल्गैरिस के केस में, एलोपेसिया के केस में एंड केस ऑफ पाइल्स. लेट अस नाउ डिस्कस द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ लीच थेरेपी, मतलब लीच थेरेपी का इस्तेमाल हमें कहाँ पे नहीं करना चाहिए. सो सर्वांग सोप के केस में हमें लीच थेरेपी नहीं करना चाहिए. इन केस ऑफ पांडु, अगर पेशेंट एनीमिक है तो उस केस में भी लीच थेरेपी नहीं करना चाहिए. गर्भिणी, एकांक शोथ, शोषी and udar rog. So these are the following condition or cases where leech therapy is contraindicated. Let us now discuss the main course of this topic, that is Jaloka or Charan Vidhi, that is the process of Jaloka or leech therapy. So कोई भी प्रोसीजर होता है आयुर्वेद में उसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, that is पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एंड पश्चात कर्म. पूर्व कर्म का मतलब होता है प्री ऑपरेटिव केयर. लीच थेरेपी स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें तैयार करके रखना चाहिए, वो पूर्व कर्म में आता है. प्रधान कर्म में द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लीच थेरेपी, लीच को कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे उसको बाहर निकाला जाता है और उसको कैसे निकाला एक पेशेंट के बॉडी से हटाया जाता है, वो सारा काम प्रधान कर्म में आता है. और पश्चात कर्म में पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जो लीच थेरेपी के बाद हमें केयर और जो ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड करना चाहिए पेशेंट को, वो हम पश्चात कर्म में देखेंगे. सो let us start with पूर्व कर्म और प्री ऑपरेटिव केयर. इट इंक्लूड्स एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट. पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिस पेशेंट को हम लीच थेरेपी लगाने जा रहे हैं, लीच थेरेपी करने जा रहे हैं, वेदर ही इज़ फिट और नॉट फॉर लीच थेरेपी. उसके बाद जलौका शुड बी टेकन आउट ऑफ पॉड एंड स्मीयर्ड विथ सरसप, कल्क एंड हरिद्रा. उसके बाद लीच को हम पॉट से बाहर निकाल के उसको हम सरसप, कल्क और हरिद्रा लाइक सरसों के तेल और हरिद्रा का एक मिक्सचर बना के उसमें हम लीच को छोड़ देंगे. फिर देन कीप फॉर अबाउट 1 मुहूर्त, दैट इज़ 48 मिनट. कीप इन पॉट फुल ऑफ हरिद्रा जल टिल दे रिगेन नेचुरल चीयरफुलनेस, दैट इज़ विगत कल्म. जलौका को स्मेयर करने के बाद सरसप, कल्प एंड हरिद्रा से, उसके बाद हम उसको एक पॉट में जिसमें हम पानी और हरिद्रा का एक घोल बना के रखेंगे, उसमें हम लीच को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे अराउंड फॉर 48 मिनट, दैट इज़ 1 मुहूर्त. और उसके बाद जब तक हम देखते हैं कि कहते जो लीच है वो अपना एक नेचुरल चीयरफुलनेस या उसका एक जो नेचुरल गति था या वो एक्टिवली स्विम कर रहा है कि नहीं कर रहा है पानी में. और प्री ऑपरेटिव केयर में कुछ गॉज, बैंडेज और इमरजेंसी मेडिसिन भी हम साथ में रखेंगे कि इन केस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन या कुछ भी प्रॉब्लम होने के हम उसका इस्तेमाल कर सकें. इन प्रधान कर्म, पेशेंट इज मेड टू लाई और सिट इन कंफर्टेबल पोस्चर. पहले पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन या पोस्चर में उसको हम या तो बिठाएंगे या लिटाएंगे.
Selected area is made ruch or rough by rubbing गोमय चूर्ण और mud without causing much pain. जिस भी एरिया या जो साइट ऑफ एप्लीकेशन फॉर लीच है उसको हम थोड़ा सा रूक्ष या रफ करेंगे बाई रबिंग विथ गोमय चूर्ण और क्या कहते हैं मड. Then after they are made to stick at the site of lesions, if Jaloka is not able to stick and bite to desired area, then a drop of milk, blood, ghee or honey should be dropped on affected part. Still, if it doesn't work, make a small incision, and still if it doesn't work, it should be discarded and new Jaloka should be used. When Jaloka mouth gets stuck to the side and middle portion gets elevated, assuming the shape of horseshoe, that is Ashwakhurawat Ananam, the neck of Jaloka looks like a breathing rhythm of child and continuous pulsation like peristalsis movement over the body is seen. This reflects that Jaloka is sucking well. प्रधान क्रम में बेसिकली हम करते क्या हैं कि जो पेशेंट जिसको लीच का एप्लीकेशन करना है उसको हम पहले आराम से उसको लिटाएंगे या बिठाएंगे और फिर जिस भी एरिया पे हमें लीच को अप्लाई करना है उस एरिया को हमें रफ करना है या रुक्ष करना है. उसको रुक्ष करने के लिए हम गोमय चूर्ण या मिट्टी को इस्तेमाल करते हैं और जिस भी एरिया पे हमें लीच का एप्लीकेशन करना है उस पर हम रब करते हैं. हमें रब करने के टाइम ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा पेन वगैरह तो नहीं डेवलप हो रहा उसको रब करने की वजह से. फिर उसके बाद हम जलोका को अपने हाथ में लेकर कोशिश करेंगे उसको क्या कहते हैं जो कहते हैं साइट ऑफ लीजन उस पर स्टिक कराने के लिए. अगर इनिशियली जलोका स्टिक नहीं करता है तो हम कुछ दूध की बूंद या कुछ ड्रॉप्स ऑफ मिल्क या कुछ शहद या घी जहाँ पे साइट ऑफ लीजन वहाँ पे अप्लाई करेंगे या गिराएंगे और फिर उसके बाद फिर से जलोका को लगाने की कोशिश करेंगे. अगर फिर भी जलोका अप्लाई या टच नहीं होता है या स्टिक नहीं करता है उस केस में हम थोड़ा सा प्रक्षालन करके थोड़ा सा ब्लड का ड्रॉप्स निकालेंगे जिससे वो हम जलोका को अट्रैक्ट कर सकें या जलोका रक्त या जो ब्लड है वो सक करना स्टार्ट कर दें. अगर फिर भी नहीं जलोका इन सब के करने के बावजूद भी जलोका स्टिक नहीं करता तो हमें ये समझना चाहिए कि जलोका शुड बी डिस्कार्टेड एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर दैट लीच थेरेपी या उसकी जगह हमें कोई दूसरा जलोका फिर से कोशिश करना चाहिए स्टिक कराने के लिए. जब जलोका का माउथ स्टक कर जाता है साइट ऑफ लीजन पे और जलोका ब्लड सक करना स्टार्ट करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो शेप ऑफ हॉर्सशू का कहते हैं जैसा बनता है और जो जलोका का जो नेक होता है वो एक ब्रीदिंग रिदम डेवलप करता है. जैसे चाइल्ड का कहते हैं पल्सेशन या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हम देख सकते हैं ऑब्जर्व करते हैं उसी तरह से जलोका के अंदर हम पल्सेशन मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं. अगर ये चीज़ें हमें दिखती हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो जलोका है वो अच्छे तरीके से ब्लड को सक कर रहा है. व्हेन द जलोका इज सकिंग ब्लड, जलोका बॉडी शुड बी कवर्ड विथ अ पीस ऑफ थिन एंड वेट क्लॉथ और कॉटन एंड कूल वाटर शुड बी ड्रॉप्ड ऑन द कवरिंग पार्ट continuously to provide cooling effect to the jaloka. Let us discuss the mode of action of leech therapy. As vitiated blood flows out first, it's just like yellow juice from the seeds of the kusum before its oil flows out. So when the jaloka is sucking blood, basically the vitiated or dushit blood is being sucked out first, and when the jaloka starts sucking the fresh blood, then a throat or pricking sensation is felt by the patient. It promotes the improvement of blood circulation in the tissues, renders thrombolytic, anti-inflammatory, immunostimulating action, enhances nutrition of tissues, and strengthens tissues immunity. Biologically active substance containing saliva of medicinal leeches can restore blood circulation in the nidus of inflammation and remove an ischemia of organs and provide capillary tissue exchange, and due to it can carry out transport of medical drugs into the nidus of inflammation which improves immune protection and regeneration of tissues. जलोका अपनायन लाइक अब जलोका को हमें लीच थेरेपी के टाइम किस टाइम पे उसको हटाना चाहिए. When thought that is pain or kandu या itching occurs at the site of application, it should be informed that now the jaloka is sucking Shuddh Rakt and it should try to remove jaloka now. When the jaloka is sucking the fresh blood, there definitely at the site of application, toad or kandu develops. If it doesn't withdraw due to favored smell of rakt, common sandho churn should be sprinkled upon its mouth. Sandho plus madhu is sprinkled or applied at the site of the application of the leech to remove the jaloka from the site. Let us now discuss the paschat karm or post-operative care of leech therapy. जलोका उपचार.
After removing the Jaloka from the site of application, Jaloka Upchar is done. Tail Lavan Abhyang on Mukh of Pit Jaloka. Salt is touched to sucker, that is mouth, to induce vomiting, to vomit the sucked blood. When this doesn't happen, Jaloka is pressed from behind to forward with thumb and index finger carefully, such that Jaloka brings out the sucked blood. So जलोका उपचार के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तैल लवण का अभ्यंग करते हैं जलोका को, और सॉल्ट उसके माउथ के पास टच कराते हैं टू इंड्यूस वोमिटिंग, सो डैट जलोका ने जो ब्लड सक किया है बॉडी से या जो दूषित ब्लड सक किया है उसको वोमिट कर दे या बाहर निकाल दे अपने माउथ के थ्रू। अगर इन सब के बावजूद सॉल्ट के लगाने के बावजूद भी जलोका वोमिटिंग इंड्यूस नहीं करता है तो उस केस में जलोका को हाथ में लेकर उसके बैक से लेकर फ्रंट माउथ तक अच्छे तरीके से थंब से और इंडेक्स फिंगर से प्रेस करके उसका जो ब्लड है उसको जबरदस्ती हमें निकालना पड़ता है या निकालना चाहिए। सम्य गवंत, जलोका इज ड्रॉप्ड इन अ बॉटल ऑफ वाटर। If it actively moves around in search of food, it means that the sucked blood has been completely removed. फिर उसके बाद जलोका को हम एक पॉट ऑफ वाटर में फिर से ड्रॉप करते हैं। अगर जलोका अच्छे तरीके से फिर मूव कर रहा है नेचुरल तरीके से तो हमें ये समझना चाहिए कि जो जलोका ने ब्लड सक किया था उस बाहर निकाल दिया है या बाहर निकल चुका है। दुर्वांत, if jaloka sinks in water, it indicates that the sucked blood has not been completely removed. And if the jaloka gets dropped in the water या sinks in the water, it means it may be affected or infected with Indramad or Raktamad. So if remnant blood is not removed completely, which makes jaloka stubbed or inactive, and it may cause the death of jaloka. And if the jaloka upchar is properly carried out, then the jaloka can be reused every 7th day. So if jaloka sinks in water, अगर जलोका को हम केयर के बाद या जलोका का उपचार करने के बाद अगर उसको हम पानी में ड्रॉप कर रहे हैं और वो सिंक कर जाता है और कोई भी एक्टिविटी नहीं शो करते हैं, इनएक्टिव हो जाता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि जलोका इज इन्फेक्टेड विद इंद्रमद या रक्तमद, और इस केस में वो स्तब्ध हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है, और अगर स्तब्धता उसकी नहीं जाती है तो जलोका की मृत्यु भी हो जाती है। लेट अस नाउ डिस्कस द आतुर उपचार और द पेशेंट केयर। Once proper quantity of blood has been removed, then the area should be cleaned. In case of Samyak Yog, Abhyang of Shaddhodgrit is done. In case of Ayog, wound should be rubbed with Madhu. In case of Ati Yog, drugs of Sheet and Madhur Gun in nature should be used for irrigation and external application. If bleeding persists, it should be tightly bandaged. In case of Mithya Yog, absence or of any bleeding at all, application of Pradey leaf. So basically Pradey leaf का application करते हैं मिथ्य योग में। For follow up, according to the need and severity of the disease, leaf therapy is suggested to the done multiple times or in multiple sitting to the patient. जैसा जैसा सीवियरिटी या जो पेशेंट की जो डिजीज़ है उसके नीड के अकॉर्डिंग हमें पेशेंट को लीज थेरेपी सजेस्ट करना चाहिए, और in case of follow-up is required या further sitting is required, we should advise the patient for multiple sittings as per the requirement of the body or the requirement of the disease. Thank you.